इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल के प्रकरण 6 फुटकल कवियों को देख लिया था, जिनमें रहीम, केशव, मनोहर इत्यादि कवियों को हम लोगों ने देख लिया था। उसी क्रम में हम लोग देखेंगे आज बनारसी दास को, जो प्रकरण 6 के अंतर्गत फुटकल कवियों में ही आते हैं। तो आइए देखते हैं। बनारसी दास ये जौनपुर के थे और ये जौहरी थे। तो हिंदी की पहली आत्मकथा इन्होंने ही लिखी थी, अर्ध कथानक, जो बनारसी दास की रचना है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखा? बनारसी दास जैन ने। ये जैन ध्यान रखना है, क्योंकि बनारसी दास चतुर्वेदी भी दे देता है भ्रमित करने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि हिंदी की पहली आत्मकथा पूछा जाए तो अर्ध कथानक है, और किसने लिखा तो बनारसी दास जैन, हमें ध्यान रखना है। अर्ध कथा नाम से नगेंद्र की भी रचना है, तो ये दोनों बातें हमें ध्यान देना है। अर्ध कथा नगेंद्र का है और अर्ध कथानक जो है ये बनारसी दास जैन की रचना है, और ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। फिर देख लेते हैं। ये पहले श्रृंगार रस में कविताएं करते थे, बाद में ज्ञान हो जाने के कारण सभी कविताएं गोमती नदी में फेंक दी। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। बनारसी विलास, नाटक समय सार, नाम माला कोश, ये सभी रचनाएं बनारसी दास जैन की हैं। और ये ध्यान रखना है, समय सार नाटक किसका है? तो बनारसी दास जैन का है। इन्होंने ही अपनी आत्मकथा में लिखा था, तब घर लो बैठे रहत नाहिन हाट बाजार, मधु मालती मृगावती पोथी दो उचारी। ये पंक्ति भी इन्हीं की थी। अब देख लेते हैं। इनकी कविता दादूपंथी सुंदरदास जी की कविता से मिलती जुलती है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उन्हीं की किताब से हमने ये नोट्स बनाई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसकी कविता में दादूपंथी सुंदरदास जी की कविता मिलती जुलती है। तो बनारसी दास जैन के बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी। फिर आगे देखते हैं। सेनापति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये रहने वाले कहाँ के हैं। तो सेनापति अनूप शहर के रहने वाले हैं, और ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। पिता इनके गंगाधर और पितामह जो थे वो परशुराम थे। और ये ध्यान रखना है कि सेनापति के गुरु, क्योंकि गुरु शिष्य से प्रश्न एक बनता है। तो गुरु इनके हीरामणि दीक्षित थे। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित, और ये रहने वाले अनूप शहर के थे। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखना है। पिता इनके गंगाधर हो गए। अब देखिए, ऋतु वर्णन का तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि ऋतु वर्णन का इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये सेनापति के बारे में कह रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न बनता है कि किसकी रचनाओं में ऋतुओं का वर्णन है? तो सेनापति। अब कवित्त रत्नाकर, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसमें भक्ति भाव है, राम का वर्णन है। सेनापति का ये कवित्त रत्नाकर, जिसमें राम का वर्णन है, भगवान राम का। फिर आ जाते हैं पुहकर कवि, ये जिला मैनपुरी के थे। सेनापति, अनूप शहर, पुहकर, मैनपुरी, और ये बनारसी दास जो थे ये जौनपुर के जौहरी थे। तो ये तीनों ही कवि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो शुक्ल जी ने प्रकरण 6 के अंतर्गत फुटकल में रखा है। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाता है कि भक्ति काल को कितने प्रकरण में शुक्ल जी ने बांटा है? तो 6 प्रकरण में। ये हमें ध्यान रखना है। बार बार कहने का यही आशय है कि आपको याद हो जाए। सबसे अधिक यही है, 6 प्रकरण भक्ति काल में ही है। फिर देखते हैं पुहकर कवि, जिला मैनपुरी।
अब ये जहांगीर के समय में थे और रस रतन इनकी रचना थी। और ये रस रतन किसकी रचना है? पोहकर की है। और इसको लिखा कब इन्होंने? तो कारागार में ये बंद थे और उसी टाइम इसकी रचना की है ये। और उसी को पढ़ करके जो जहांगीर थे वो प्रसन्न होकर के मुक्त भी कर दिए थे। जब इनकी कविता को उन्होंने पढ़ा तो वो इससे प्रसन्न होकर के इनको मुक्त कर दिया। तो रस रतन पोहकर कवि की है, जिसे कारागार में। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी रचना कारागार में लिखी गई? तो रस रतन है जो पोहकर ने लिखा और जहांगीर के समय वर्तमान में ये थे। और इसमें कथा किसकी किसकी है? तो रंभा और सूरसेन की प्रेम कथा है। ये दोहा चौपाई शैली है इसकी। ये प्रबंध काव्य है। जो रस रतन है ये पोहकर का प्रबंध काव्य है। और यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये कारागार में लिखी गई और बादशाह ने प्रसन्न होकर के मुक्त कर दिया। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर की। ये सब ध्यान रखना है। फिर वही आ जाता है रस रतन पोहकर कारागार में लिखा, रंभा और सूरसेन की कथा है इसमें। फिर आ जाते हैं सुंदर कवि। इनकी उपाधि जो है महाकवि राय की उपाधि है सुंदर की। फिर ग्वालियर के ये ब्राह्मण थे और ये शाहजहाँ के दरबार में कविता सुनाया करते थे। सुंदर श्रृंगार, सिंहासन बत्तीसी, 12 मासा। ये सुंदर श्रृंगार नायिका भेद है, सिंहासन बत्तीसी, 12 मासा, ये सभी सुंदर की कविताएं हैं, रचनाएं हैं। और इनकी उपाधि जो है यही ध्यान रखना है, महाकवि राय की उपाधि किसको मिली? तो सुंदर को मिली। अब 12 मासा कई लोगों ने लिखा है। राधा कृष्ण दास ने लिखा भारतेंदु युग में, और इधर ये भक्ति काल में लिख रहे हैं शुक्ल, अरे ये सुंदर 12 मासा लिख रहे हैं। अब लालचंद, इन्होंने पद्मिनी चरित्र लिखा, ये भी प्रबंध काव्य है। इसमें रत्नसेन और पद्मिनी की कथा है। भाषा इसकी ध्यान रखना, ये राजस्थानी है। पद्मिनी चरित्र की भाषा जो है वो राजस्थानी है। अब इसमें वही है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह राजा को पसंद नहीं आया। रानी ने चिढ़ करके कहा, यदि मेरा भोजन नहीं पसंद आ रहा है तो कोई पद्मिनी ब्याह लाओ। अतः इसे गीत काव्य समझना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। पद्मिनी चरित्र प्रबंध काव्य है, शुक्ल जी कह रहे हैं इसे गीत काव्य समझना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। पद्मिनी चरित्र किसकी रचना है? लालचंद की। और ये प्रबंध काव्य है, राजस्थानी भाषा है इसकी। फिर देख लेते हैं थोड़ा सा ऐतिहासिक, पौराणिक और कल्पित जो है ये थोड़ी सी रचनाएं हैं जो फुटकल में लास्ट में शुक्ल जी ने रखा है इसको, तो इसको देखना जरूरी है। अब देख लेते हैं रामचरितमानस। ऐतिहासिक आ जाता है ये, पौराणिक में। रामचरितमानस तुलसी का है, सभी जानते हैं। हरिचरित्र लालचदास, रुक्मणी मंगल नरहरि का है। रुक्मणी मंगल नंददास का भी है। फिर सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, रामचंद्रिका केशव दास, वीर सिंह देव चरित्र ये भी केशव का है। बेली किशन रुक्मणी री, ये जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराय या पृथ्वी राय इन्हीं को कहा जाता है। इनकी रचना है जो राजस्थानी भाषा में है। बेली किशन रुक्मणी री पृथ्वीराय की है। इसमें कृष्ण रुक्मणी के विवाह की कथा है। फिर आ जाता है इधर कल्पित, जो कल्पना पर आधारित रचनाएं हैं। यहाँ पर है ढोला मारूरा दूहा, ये राजस्थानी भाषा में है। फिर आ जाते हैं पद्मावती कथा, दामोदर कवि की है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। फिर है माधवानल कामकंदला, ये आलम की है। रस रतन पोहकर की है, जो कारागार में लिखा और जहांगीर ने प्रसन्न होकर के मुक्त कर दिया था इन्हें। पद्मिनी चरित्र लालचंद जो प्रबंध काव्य है, और शुक्ल ने इसे कहा इसे गीति काव्य समझना चाहिए। कनक मंजरी काशीदास। अब आत्मकथा में अर्धकथानक बनारसी दास जैन
चुका है। फिर आ जाता है इधर, कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि किसकी साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे मिलते हैं, तो कबीर के। यहाँ हमारा प्रकरण 6 फुटकल कवियों का खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं उत्तर मध्यकाल। इसको अगली वीडियो में देखें।